सोचिए इतिहास की सबसे बड़ी डकैती के बारे में। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। ये इतनी बड़ी, इतनी अविश्वसनीय थी कि इसे किसी चोरों के गैंग ने नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे साम्राज्य ने अंजाम दिया था। और ये है वो रकम, 45 खरब डॉलर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 45 खरब डॉलर। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? तो ऐसे समझिए, आज का जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी पूरी एक साल की जीडीपी से ये 17 गुना ज्यादा है। 17 गुना। हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है ना कि ब्रिटिश साम्राज्य तो एक सिविलाइजिंग फोर्स था जो भारत में रेलवे लाया, डेवलपमेंट लाया। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या सच में ऐसा ही था, या फिर ब्रिटेन की उस शानदार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आग किसी और के घर के ईंधन से चलाई गई थी? तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। इस महाडकैती का निशाना कोई बैंक, कोई खजाना नहीं था। इसका निशाना था दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति, और वो था 18वीं सदी का भारत। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में से एक था। जरा इस चार्ट को देखिए। साल था 1750। पूरी दुनिया में जितना भी कपड़ा बनता था उसका 25% मतलब 1/4 हिस्सा अकेले भारत में बनता था, और ब्रिटेन उनका हिस्सा 2% से भी कम था। सोचिए, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ये कोई मजाक नहीं था। और फिर आया साल 1765। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से दीवानी राइट्स हासिल कर लिए। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब यह था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का कानूनी हक अब कंपनी के पास था। और बस यहीं से भारत को लूटने की पूरी साजिश शुरू हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी डकैती को अंजाम कैसे दिया गया। ये कोई मामूली प्लान नहीं था। इसका मकसद था भारत की इकोनॉमी को जड़ से उखाड़ फेंकना। पहला टारगेट भारत का वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल बिजनेस। भारतीय बुनकरों को फोर्स किया गया कि वो अपने बनाए कपड़े सिर्फ और सिर्फ कंपनी को बेचेंगे, वो भी कौड़ियों के दाम पर। और अगर किसी ने मना किया तो उसके अंगूठे काट दिए जाते थे। सोचिए जरा इस क्रूरता के बारे में। मकसद साफ था, कारीगरों को हमेशा के लिए अपाहिज बना दो ताकि वो दोबारा काम ही ना कर सकें। इसके बाद तो अंग्रेजों ने एक और शातिर खेल शुरू किया। सोचिए, भारत से सस्ता कच्चा माल जैसे कॉटन ब्रिटेन भेजा जाता था, फिर वहां की फैक्ट्रीज में उससे कपड़ा बनता था, और फिर वही कपड़ा भारी मुनाफे के साथ वापस भारत में ही बेच दिया जाता था। मतलब हमारा ही माल हमें ही ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। भारत का पैसा सीधा ब्रिटेन जा रहा था और वहां की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड कर रहा था। अच्छा, पर एक बात हमेशा कही जाती है, रेलवे। अंग्रेज भारत को रेलवे देकर गए हैं ना, पर सवाल यह है कि क्या ये रेलवे सच में भारत के विकास के लिए था, या इसके पीछे भी कोई छुपा हुआ एजेंडा था? सच तो यह है कि रेलवे लूट का एक बहुत बड़ा औजार था, तरक्की का नहीं। इसका पूरा का पूरा पैसा भारतीय टैक्स पेयर्स ने दिया, लेकिन मुनाफे की गारंटी किसे मिली? ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को। इसका असली मकसद तो बस ये था कि देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल खींचकर बंदरगाहों तक पहुंचाओ और ब्रिटेन से बना बनाया माल देश के कोने कोने में पहुंचाकर यहाँ की लोकल बिजनेस को तबाह कर दो। और फिर कहानी और भी भयानक हो जाती है। आर्थिक लूट अब एक इंसानी तबाही में बदलने वाली थी। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से भारत में इतने भयानक अकाल पड़े कि मरने वालों का ये आंकड़ा दिल दहला देता है। 2,90,00,000 लोग भूख से मर गए। और ऐसा नहीं था कि अनाज नहीं था। इस स्लाइड पर वाइसरॉय लॉर्ड लिटन की ये शब्द देखिए। वो साफ कह रहे हैं कि सरकार खाने की कीमत कम करने के लिए कुछ नहीं करेगी। सोचिए, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और भारत से अनाज एक्सपोर्ट होकर ब्रिटेन जा रहा है। मदद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी पॉलिसी थी। तो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, एक पैटर्न था। शुरुआत हुई आर्थिक शोषण से, फिर बात पहुंची जानबूझकर पैदा की गई भुखमरी तक, और आखिर में ये सब कुछ बदल गया खुलेआम सरकारी आतंक में। और इस आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा जलियांवाला बाग। जनरल डायर के ये शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने साफ साफ कहा था कि उसका इरादा एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था, मतलब लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक प्री प्लान्ड आतंक का हमला था। तो अब इस पूरी लूट का फाइनल हिसाब किताब समझते हैं और उस इंसान के बारे में भी जानते हैं जिसने पहली बार इस पूरे अपराध का पर्दाफाश दुनिया के सामने किया।
ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी से पहली बार मैथ्स का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि कैसे भारत का पैसा एक सिस्टम बनाकर लगातार ब्रिटेन भेजा जा रहा था, और इस पूरी लूट का नतीजा भारत के लिए बिल्कुल विनाशकारी था। इस चार्ट को देखिए। 1750 में जहां दुनिया की इकोनॉमी में भारत का हिस्सा करीब 25% था, 1947 आते आते वो गिरकर सिर्फ 3% रह गया। 1947 में जब अंग्रेज भारत से गए तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? एक ऐसा देश जहां लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था और एक आम इंसान की औसत उम्र सिर्फ 32 साल। जो सोने की चिड़िया थी उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया गया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आज जो हम दुनिया में अमीर और गरीब देशों यानी ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच इतना बड़ा फर्क देखते हैं, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे बनाया गया है और उसकी नींव इसी लूट पर रखी गई थी। और ये सब कुछ हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या जिन देशों ने इस लूट से खुद को अमीर बनाया, क्या उन्हें आज उसका हर्जाना नहीं भरना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।